नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने 2 हफ्ते के लिए वक्त लिया है। वो इजराइल और ईरान के बीच जंग में किसका साथ देगा। अब इस स्थिति में अमेरिका इसलिए आ गया है क्योंकि रूस और चीन ने खुले तौर पर कहा अगर इस जंग में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो 2 हफ्तों के लिए अमेरिका ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मूड बदलेगा तो फिर क्या होगा। अब लगता है उससे भी निपटने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्लान बना लिया है। पुतिन वो कर रहे हैं जिसकी उम्मीद शायद ही कभी डोनाल्ड ट्रंप ने की होगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 3 साल से चल रहा है। रूस ने यूक्रेन की जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बयान से अमेरिका समेत पूरी दुनिया हैरान है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भाषण के दौरान पुतिन ने कहा कि पूरा यूक्रेन रूस का है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां रूसी सैनिक का कदम पड़ता है वो जमीन रूस की हो जाती है। इतना ही नहीं, इस टकराव को उत्तर कोरिया का एक कदम और भी ज़्यादा आगे ले जा रहा है। उत्तर कोरिया ने अपने हजारों सैनिक और तकनीकी कर्मचारी रूस भेज दिए ताकि वो ड्रोन निर्माण और जंग की तैयारियों में मदद कर सकें। इस अप्रत्याशित सहयोग से एक नया भू राजनीतिक मोर्चा खुलता दिख रहा है जो एशिया और यूरोप दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पुतिन ने अपने इस दावे को रूसियों और यूक्रेनियों की ऐतिहासिक एकता पर आधारित बताया है, जो कि उनकी पुरानी विचारधारा रही है। उन्होंने 2021 में भी एक लेख के जरिए इसी सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था। अब एक बार फिर उस विचारधारा को जमीन पर लागू करने की बात कही। इस बीच जापान की NHK न्यूज एजेंसी के हवाले से सामने आया कि उत्तर कोरिया रूस में लगभग 25,000 कर्मी भेज रहा है। इसका मकसद रूस के लिए ईरानी तकनीक पर आधारित शाहिद ड्रोन बनाना है। उत्तर कोरियाई कर्मियों को न केवल ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि रूस की रक्षा फैक्ट्रियों में उत्पादन गति बढ़ाने के लिए भी लगाया जाएगा। तो साफ है रूस मानकर चल रहा है अमेरिका इस जंग में कूदेगा, और ऐसा हुआ तो इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। पुतिन ईरान का साथ देने के लिए अगर आगे आएंगे तो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग भी आएंगे। उसने भी अपने सैन्य कर्मी को प्रशिक्षण देना रूस में शुरू करवा दिया है। कुल मिलाकर सीधी सी बात है, ईरान के समर्थन में रूस उतर आया है। इजराइल के सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर कान से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि इस्लामी गणराज्य में सत्ता परिवर्तन सबसे पहले ईरानी जनता का मामला है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैंने इसे कभी हमारे लक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया। हाँ, ये हमले से होने वाला नतीजा जरूर हो सकता है, लेकिन ये इजराइल का औपचारिक लक्ष्य नहीं है। इस बीच रूस ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने स्काई न्यूज से कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात भी अस्वीकार्य है, और अगर कोई खमनई की हत्या की सोच रहा है तो समझ ले कि वो पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है। पेंडोरा बॉक्स एक कहावत है जो ग्रीक मिथक से आई है। इसका मतलब होता है ऐसी चीज या फैसला जो एक बार शुरू हो जाए तो उसके बाद ढेर सारी मुश्किलें और समस्या बिना रोक टोक के बाहर आने लगती है। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अकल्पनीय है, ये अस्वीकार्य होना चाहिए। यहाँ तक इसके बारे में बात करना भी सभी के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के अंदर से प्रतिक्रिया आएगी और वो प्रतिक्रिया बहुत ही उग्र होगी। इससे ईरान में चरमपंथी भावनाएं पैदा होंगी, और जो लोग खमनई की हत्या के बारे में बोल रहे हैं उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। रूस और ईरान के बीच लंबे समय से सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं, जो यूक्रेन युद्ध के बाद और भी मजबूत हुए हैं। ऐसे में रूस की चेतावनी इजराइल और अमेरिका के लिए एक अहम संकेत मानी जा रही है। खुद खमेनी ने भी अमेरिका और इजराइल दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा है तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल असफल हो गया है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इजरायली शासन की कमजोरी ही उसे दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस कराती है। साफ है
पुतिन ट्रंप को संदेश दे रहे हैं, दोनों को आपस में भिड़ने दीजिए, इस लड़ाई में मत कूदिए, अगर कूदेंगे तो हमसे भी भिड़ना होगा। ईरान की हिफाजत के लिए रूस कितना गंभीर है, इसे इससे भी समझा जा सकता है कि उसने चीन के साथ मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाने की घोषणा कर दी। CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप को सख्त संदेश भेजा गया है, इजराइल की जिस लड़ाई में अमेरिका एंट्री करने की कोशिश कर रहा है उसे कम करने के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति से आह्वान किया है। 19 जून को चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। जिनपिंग और पुतिन ने उस वक्त टेलीफोन पर बात की जब ट्रंप सड़क छाप और सुपारी किलर की तरह बर्ताव करते हुए ईरानी राष्ट्रपति की हत्या करने की धमकी दे चुके थे। ट्रंप ने 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की हत्या की धमकी दी थी। CNN ने क्रेमलिन के हवाले से बताया कि रूस और चीन के राष्ट्रपतियों ने टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान ईरान पर इजरायली हमले के कड़े शब्दों में निंदा की। हालांकि इस दौरान बीजिंग के बयान में जिनपिंग की तरफ से थोड़ा ज़्यादा संयमित लहजे में बात की गई और इजराइल की स्पष्ट रूप से निंदा करने से परहेज किया। चीनी राष्ट्रपति ने इजराइल की निंदा करने की बजाय युद्ध में शामिल दोनों पक्षों, खासकर इजराइल से युद्ध को आगे ना बढ़ाने का आग्रह किया ताकि क्षेत्रीय संघर्ष ना फैले और जल्द ही संघर्ष विराम हो। जिनपिंग और पुतिन के बीच टेलीफोन पर उस वक्त बात हुई जब कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन के कई एयरक्राफ्ट ईरान में उतरे हैं। आशंका जताई गई है कि चीन ने ईरान में हथियार भेजे हैं। चीन लंबे वक्त से अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार मानता आया है। चीन के कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मौजूदा युद्ध को लेकर भी अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। संगई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट ने कहा कि ट्रंप की वजह से मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और अराजकता की स्थिति फैल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति के अधिकार और विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है, अपने सहयोगियों के बीच अमेरिका के नेतृत्व और छवि को नष्ट कर दिया है। चीन के कई एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप मिडिल ईस्ट को एक अनिश्चितकालीन युद्ध में फंसा रहे हैं। चीन ने साल 2023 में सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवाकर अमेरिका को चौंका दिया था। चीन ने लंबे समय से ईरान को तेल आयात और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सीट के जरिए समर्थन दिया है। बीजिंग ने शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में तेहरान का स्वागत किया। इस गुट में भारत के साथ चीन और रूस भी है, जिसे अमेरिकी प्रभाव वाले G7 को काउंटर करने वाला संगठन माना जाता है। इसके अलावा ईरान चीन के BRI का भी अहम सदस्य है। इसके अलावा चीन ने अगले कुछ सालों में ईरान में $400 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा है। रूस के लिए भी ईरान काफी महत्वपूर्ण देश है। रूस ने भी इजराइल ईरान संघर्ष को रोकने के लिए बतौर मीडिएटर खुद को पेश किया है। CNN के मुताबिक मध्य पूर्व में शांति स्थापित करना एक कठिन काम है, खासकर ऐसे देश के लिए जिसके पास लंबे समय तक चलने वाले युद्धों को रोकने के लिए मध्यस्थता करने का अनुभव नहीं है। मिडल ईस्ट की स्थिति काफी जटिल है, लिहाजा ट्रंप के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उनके घरेलू समर्थक वर्ग और यहूदी लॉबी उन्हें इजराइल के समर्थन में सैन्य कार्रवाई की ओर धकेल रहे हैं, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति और स्थिरता की मांग बढ़ रही है। यदि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करता है तो ये न सिर्फ पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकता है, बल्कि अमेरिका की वैश्विक साख को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।